हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं जीएस के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एसएससी सीजीएल में बहुत काम आने वाले हैं। और आपको पता है कि एसएससी सीजीएल आपका 9 सितंबर से शुरू है, ठीक है। और लोगों के कह सकते हो कि सिटी पता चल गया है, डेट पता चल गया है और शिफ्ट ये सब आ गया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो जाकर जरूर देख लें। और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस तरीके से क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था और हम लोगों ने यहाँ पर सारे पोर्ट भी देखे थे कि कौन कौन से पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो, क्लियर। तो यहाँ पर हमने जैसे गुजरात का कांडला पोर्ट या पंडित दीनदयाल, महाराष्ट्र में 3 थे, एक था वाधवन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मुंबई पोर्ट, ठीक है। फिर गोवा में मार्मुगाओ था, ठीक है, मार्मुगाओ गोवा में जुआरी नदी पर, ठीक है, रिवराइन पोर्ट है। फिर उसका कर्नाटक में न्यू मैंगलोर था। फिर यहाँ पर आपको केरल में कोच्चि मिलेगा, जिसको हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोल रहे थे। तमिलनाडु में 3 थे, तमिलनाडु में एक तो तूतीकोरिन था नीचे, ठीक है। फिर चेन्नई था, चेन्नई आर्टिफिशियल था और बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा था और भारत का पुराना बंदरगाह था। एन्नोर पोर्ट है, एन्नोर को हम बोलते हैं कामराज पोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कामराज पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम था, विशाखापट्टनम सबसे गहरा था। उड़ीसा में पारादीप था और वेस्ट बंगाल में कोलकाता हल्दिया पोर्ट था। तो सारे पोर्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था और आज उसी के आगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग बढ़ेंगे। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर है आर्द्र न्यूनतापी या शुष्क मध्यतापी, आर्द्र मध्यतापी या ध्रुवी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको इसको बता देता हूं ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से बता दूं। देखिए थोड़ा तिरछा लाइन खींच गया है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच जाएगी, फिर यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से खींच जाएगी, ठीक है। ये फिर एक ऐसे खींचेगी लाइन और यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच जाएगी यहाँ से, ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको समझ में आता रहे, ठीक है। मैं फिर से बना लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको एक बार अगर सीख गए। देखिए एक तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से। तो मैं अभी यहाँ पर सब चीजें लिख दूंगा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत क्लियर हो जाएंगे। ये लाइन थोड़ा सा फिर से देखिए मैं बना लेता हूँ। हाँ, तो ये चीज हो गया। इसके बाद दोस्तों देखिए एक लाइन यहाँ पर मैं इस तरीके से खींच रहा हूं, मैं वर्ल्ड क्लाइमेट इसको बता रहा हूं। देखिए जो यहाँ पर है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। फिर उसके बाद यहाँ आता है मॉनसून, आता है क्या आता है? मॉनसून आएगा। यहाँ सवाना आएगा बीच में, सवाना आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आता है आपका डेजर्ट टाइप। तो डेजर्ट हमेशा कॉन्टिनेंट पे किधर बनते हैं? वेस्ट पे बनते हैं, ठीक है। ये हुआ जीरो। ऊपर जाओगे 10 डिग्री, ऊपर जाओगे यहाँ पर 23 डिग्री कह सकते हो, 23 है। फिर यहाँ पर 45 है और फिर ऊपर क्या है? यहाँ पर हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। यहाँ चाइना टाइप क्लाइमेट मिलता है आपको। फिर यहाँ पर सेंट लॉरेंस मिलता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मिलता है स्टेपी मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है टैगा मिलता है और ऊपर टुंड्रा मिलता है। टुंड्रा मिलता है जो ध्रुवी वाला हमने बताया है। यहां पर आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट मिलेगा, यहां पर ब्रिटिश टाइप मिलता है, ठीक है, ब्रिटिश टाइप मिलता है। तो ये आप याद कर लीजिए, ये भी बहुत पूछा जाता है कितने से कितनी डिग्री पर। और सबसे नीचे इक्वेटोरियल मिलता है, ठीक है। आप कॉन्टिनेंट के ईस्ट टू वेस्ट आओगे, इधर तरफ आओगे डेजर्ट तरफ, तो आपको रेन कम मिलेगा, टेम्परेचर कम मिलेगा। अब जैसे ऊपर से नीचे आओगे, आप ऊपर से नीचे आओगे इक्वेटर की तरफ, बायोडायवर्सिटी ज्यादा रहती है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, रेन ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लाइमेट है, इसको आप ध्यान रखें। अगला है, किसने कहा था संसदीय प्रणाली का सरकार का दैनिक मूल्यांकन उपलब्ध कराती है और आवधिक भी, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड डेली असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल द पीरियोडिकल, ठीक है। बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर साहब की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनको मिलाकर कितने लोग थे? टोटल 7 लोग थे, यानी कि एक हेड थे और 6 और मेंबर थे, ये भी याद रखिएगा, क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो अंग्रेज गवर्नर जनरल यहाँ कौन मिलेंगे? लॉर्ड माउंटबेटन मिलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखो भारत का अंतिम पूछे, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और उसके बाद आजादी के बाद कौन था? तो आजादी के बाद भी यही रहेंगे,
ठीक है। लेकिन आजादी के बाद पहले भारतीय, अंतिम भारतीय कौन है? सी राजगोपालाचारी। ठीक है। तो जब देश आजाद होता तो उसमें लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई पहला व्यक्ति बना था तो सी राजगोपालाचारी थे, जो इंडियन गवर्नर जनरल थे। और उसके बाद फिर क्या है, कह सकते हो यहां पर अंतिम भी यही थे। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन, तलर नाइट्रोजन, यूरेनियम या फिर कार्बन आइसोटोप। तो यहां पर आपको पता है कि यूरेनियम हो जाएगा। और जनरली क्या करते हैं, यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर है। अब जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या होता है कि किसी भी आप देखोगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बोलते हैं। और सूर्य में यही प्रोसेस होती है। ठीक है, सूर्य में यही प्रोसेस होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है। लेकिन जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर फिजन पर काम करते हैं। किस पर? न्यूक्लियर फिजन। ठीक है। तो फिजन हो जाएगा, यानी नाभिकीय विखंडन पे बात हो रही, विखंडन। लेकिन अगर हम बात करते हैं सूर्य में, तो नाभिकीय संलयन, इसमें दो चीजें मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें एक चीज टूटती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, जब यूरेनियम 235 टूटेगा। ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस प्रकार का प्रभाव सबसे अधिक होता है? नीला है, हरा है, पीला है, लाल। तो यहाँ पर रेड कलर होगा। क्यों भाई? देखो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य की बात हो रही है। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है इसकी? ज्यादा होती है। और फ्रीक्वेंसी इसकी कम होती है। जब आप विबग्योर देखते हो, विबग्योर, मैंने ऐसे लिख दिया तिरछा। ठीक है, यानी 7 जो होते हैं, ये जी है। तो 7 वाले जो होते हैं, मैं यहां पर भी अगर आपसे चाहूं तो यहां पे भी लिख सकता हूं। देखो विबग्योर की जो बात होती है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो जैसे ऊपर वॉयलेट से नीचे रेड की तरफ जब आप आओगे, यहां की तरफ आओगे इस जगह पर, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? आपको वेवलेंथ ज्यादा मिलेगी और फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। ऊपर की तरफ जाओगे, वेवलेंथ कम होगी और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट उम्मीद है समझ में आ गया होगा। गोलकुंडा, अब जैसे अभी रेड की बात करें तो आप देखोगे लेजर में या रेड लाइट में आपको जो चौराहों पे होती है यही दिखाई देते हैं। ट्रेन में रेड लाइट दिखाएंगे दूर से, ताकि अगर कोई खतरे का निशान है तो भैया वो पहुंचनी तो चाहिए, वेवलेंथ नहीं लंबी होगी तो पहुंचेगी कैसे? तो रेड लाइट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलकुंडा किस जिले में स्थित है, सॉरी किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार। आंध्र प्रदेश है। ठीक है, गोलकुंडा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए जैसे कर्नाटक में एक जगह पड़ती है बेंगलोर। ठीक है, बिल्कुल शहर से परिचित होंगे। ठीक है, कैपिटल। अब यहां पर क्या होगा, बेंगलोर को हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन सिटी बोलते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पॉइंट एक्स्ट्रा अब मिलेंगे मुझे वो जरूर बताएंगे। भारतवर्ष का सबसे बड़ा सभा भवन श्री षणमुखानंद हॉल कहां पर स्थित है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु? तो ये मिलेगा आपको मुंबई में मिलेगा, महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जानते हैं? बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, माधव नारायण राव या बाजीराव सेकंड? तो नाना साहब जानते हैं, बालाजी बाजीराव को हम यहाँ पर हम किसके नाम से जानते हैं? नाना साहब के नाम से भी यहाँ पर हम लोग इनको जानते हैं। ठीक है। तो जो पॉइंट हमको जहां एक्स्ट्रा मिलेंगे दोस्तों, उसके बारे में हम वहां पर डिस्कस जरूर करेंगे। और अगर आप कंटिन्यू अगर आप वीडियो देखते आए होंगे तो आपने देखा होगा, आपको मैं जीके जीएस में ऐसी चीजें बता रहा हूं। अभी जो आपने देखा होगा यूपीपी का पेपर हो रहा है, मैंने बहुत सारे डेज बताए थे, बहुत सारे हिस्ट्री। अब जैसे पूछा जा रहा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, मैंने कितनी बार बताया, हरिहर और बुक्का ने करी थी। ठीक है। बुक्स के नाम आए हैं, मैंने कहा था हमारी लिस्ट पर जाकर देख लीजिए, शॉर्ट्स वीडियो पे देखिए, मिलेंगे आपको। तो ऐसे प्रश्न तमाम तरह के आए हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी पेपर डाल दूंगा और आप सभी लोग देख लीजिएगा। और पूरा कोशिश रहेगा कि आपको वहां से मैं चीजें सॉल्व भी करा दूं। और आप लगातार देखिए, आप जब सीजीएल दे के आइएगा तब भी आप कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल मिले थे। जैसे सीजीएल आपका फ्री हो जाएगा, फिर हम लोग मेंस के चीजों पर टारगेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली चीजों की तरफ। जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? पेसो, डॉलर, यूरो या येन? तो यहां पर क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। देखिए यूरो वहां पर क्यों चल रहा है भाई? यूरोपियन यूनियन का एक कॉमन हो गया है, यूरोपियन यूनियन का यूरो कॉमन है। ठीक है। तो यहां पर याद रखिए ये जापान का हो गया। ठीक है। डॉलर, तो डॉलर कई देशों में चलता है, बेसिकली यूएसए का ही है, कनाडा में भी चलता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? चलिए मैं लाइन से सारे बता देता हूं, आप दूसरा डिसाइड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए भाई, आता है अपना एशिया आता है, फिर उसके बाद अफ्रीका आता है, ठीक है, इसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका आता है, फिर आता है साउथ अमेरिका आता है, ठीक है, साउथ अमेरिका आएगा, फिर इसके बाद कौन सा आएगा, अंटार्कटिका आएगा, फिर कौन सा आएगा, यूरोप आएगा, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, फिर कौन सा आएगा, यूरोप आएगा, और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो मैं नंबरिंग अगर करूं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, सबसे बड़ा एशिया हो गया, दूसरा सबसे बड़ा पूछा है तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। अफ्रीका को हम डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, अंध महाद्वीप बोलते हैं। मतलब डार्क कॉन्टिनेंट मतलब ये नहीं कि वहां के लोग काले हैं इस वजह से डार्क बोलते हैं, नहीं। एक्चुअली वहां पर क्या है, कल्चरल में, सोशल में, इकोनॉमिकली में, साइंस एंड टेक में, सब में बहुत पीछे रहे, काफी समय तक ब्रिटिशर्स के कॉलोनीज रहे हैं इस वजह से, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है, ठीक। तो यहाँ पर अब देखिए, ये सब मैंने सबका नंबरिंग बता दिया है। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ आइलैंड्स बोलते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ आइलैंड्स, द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं क्योंकि यहाँ कई सारे द्वीप हैं, ठीक है। एशिया को हम कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, महाद्वीपों का महाद्वीप बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। यूरोप को कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुला कहते हैं। अब जिन लोगों को पेनिनसुला नहीं पता, मैं पेनिनसुला बता देता हूं। हिंदी में पेनिनसुला बोलते हैं प्रायद्वीप को। देखिए मैं जब बताना शुरू करता हूं तो कई चीजें बता देता हूं, ये बात याद रखिएगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई जमीन का टुकड़ा है, इंडिया ही ले लेते हैं, तो तीन तरफ पानी से घिरा है, इधर अरब सी है, इधर इंडियन ओशन है, और इधर बे ऑफ बंगाल है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, अगर लगातार आप देख रहे हैं हमारी वीडियोस, तो आपको कहीं न कहीं जानकारी जरूर मिलेगी। और आप कमेंट कर दिया करें कि सर नेक्स्ट वीडियो में हमें ये टॉपिक बता दीजिए, या ये चीज समझा दीजिए। जैसे पार्लियामेंट में बता देता हूं जल्दी से, ज्योग्राफी में कोई पॉइंट होता है या हिस्ट्री का है, आप कमेंट कर दिया करें तो मैं भी बीच में डिस्कस कर दिया करूंगा, ठीक है। आपके ऊपर है, आप क्या सीखना चाहते हो, आप कैसा प्रयास कर रहे हो, आप मुझे कमेंट जरूर करें कि हाँ सर ये चीज आप नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बता दीजिएगा, तो मैं उसमें से 2 3 मिनट समय निकाल के बता दूंगा, ठीक है। और आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो इतनी सारी बातें हमने बताई। देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दिया। अच्छा लगे हाथ बात आई है तो जरा हम महासागरों की बात कर लें। तो भाई 5 ओशंस हैं हम लोगों के यहाँ, कितने, 5 ओशन है। तो घर वालों ने तैयारी करते समय कहा होगा भैया ऐसा है कि जो पैसा है पानी की तरह मत बहाना, ठीक है। तो पैसा पानी की तरह, तो पानी का ही तो है ये, पानी मतलब ओशन। मैंने ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया। तो सबसे पहले है प्रशांत महासागर, पैसिफिक है, दूसरा है अटलांटिक है आपका, कौन सा है, अटलांटिक, तीसरा है इंडियन ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन हिंद महासागर, चौथा है साउदर्न ओशन, ठीक है, और पांचवा है आर्कटिक ओशन है, ठीक है। तो ये 5 ओशन हो गए, सबसे छोटा आर्कटिक हो गया और सबसे बड़ा पैसिफिक हो गया, ठीक है। इंडियन ओशन थर्ड नंबर पे हो गया। पैसिफिक में मैरियाना ट्रेंच पड़ती है जो विश्व की सबसे गहरी है, ठीक है, और ये ट्रायंगुलर शेप में है, कौन, पैसिफिक ओशन जो है वो ट्रायंगुलर शेप में है। अटलांटिक एस शेप में है, कैसा आता है, एस शेप में आता है। मैं मैप एक दिन पढ़ा दूंगा जिससे कि आपको विश्व के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। फिर इंडियन ओशन थर्ड नंबर पे, इसका कोई शेप नहीं है, ठीक है। और अटलांटिक का जो गहरा पॉइंट है उसका नाम है प्यूर्टो रिको पॉइंट है, प्यूर्टो रिको कैरेबियन सी में पड़ता है। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, तो यहां पर पड़ता है प्यूर्टो रिको पड़ता है, प्यूर्टो रिको पड़ता है कैरेबियन सी में, सबसे गहरा पॉइंट इसका है। इंडियन ओशन का जावा ट्रेंच हो जाएगा। तो देखिए लगे हाथ हमने ओशन भी जाने, कम से कम यहाँ पर आप 15 से 20 क्वेश्चन सीख गए, मुश्किल से 2 मिनट के अंदर। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए मित्रों, और मेरा पूरा प्रयास है, ठीक है। और देखिए वो कहावत है ना कि मंजिल मिल जाएगी वो भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो एटलीस्ट जब हम लोग चलना प्रारंभ करेंगे धीरे धीरे, देखिए जैसे हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, तो जो पहले दिन लोग पढ़े होंगे उनको लगा होगा कि सर आगे कैसा रहेगा, काम आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, और आप वहां पर सीखते भी जा रहे हो। मैंने क्या किया है कि चीजें आसपास की बताने की कोशिश करी है और पूरा समझाया है, तो आप उसको लगातार मित्रों देखिए, कमेंट करें। और आपके पास क्या है कि टेलीग्राम ग्रुप पे ऑप्शन है, आप हमें वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल वहां पर जो भी आपकी समस्या है, जो मेरे क्षमता भर में होगी, उसको बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। और आप कमेंट करें कि हाँ आपको ये चीज अगले क्लास में बताई जाए, तो मैं बिल्कुल उसको आसान भाषा में बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब करी थी? तो यहाँ पर ईयर है 1919, डेट अलग अलग है, तो मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ, 23 नवंबर 1919, ठीक है। अब गांधी जी के बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट बता देता हूँ, और ये पूछा जाता है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया वापस आए, ठीक है। और हम लोग 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस भी मनाते हैं।
प्रवासी दिवस मनाते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। अभी जो लोग यूपीपी का पेपर दे रहे होंगे उनके लिए काम आएगा। एसएससी में भी पूछा जाएगा, आप किसी न किसी इवेंट में पा जाएंगे, क्योंकि 9 तारीख से लेकर आपका लास्ट सितंबर तक की पेपर चलेगा, ठीक है। उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और 9 जनवरी को 1915 को जब गांधी जी आए तो उन्होंने केक खाया। आपको होगा, सर कौन आके केक खाता है भाई? गांधी जी खाए थे। केक से मतलब है चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। खेड़ा भी वही पड़ता है गुजरात में। तो इन्हों पर 3 आंदोलन के, चंपारण में 3 कठिया 3/20, यानी 20 कट्ठे पे 3 भाग पर आपको नील बोना होता था। तो इन्होंने क्या था कि पहले, सबसे पहले यहाँ पर ही विद्रोह शुरू किया था। मतलब विद्रोह से मतलब कह सकते हो कि शांतिपूर्वक किया, और भूख हड़ताल वगैरह यहाँ से शुरू कर दिया। फिर अहमदाबाद और फिर खेड़ा। केक खाए हैं, ये बातें रखिएगा। तो केक है यहाँ पर 1917 है इस चंपारण, और ये दोनों 18-18 है। ये बात आप याद कर लीजिए, इतना सारा है। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? कह रहे हैं पॉलिटिकल रिवीजन, जुडिशियल रिव्यू, लीगल रिव्यू, या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर सभी हो जाएंगे। देखो होता क्या है कि जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है वो हम लोगों ने यूएसए से अडॉप्ट किया। यानी कि मान लीजिए कि कोई निर्णय आज दिया सरकार ने, या मान लो सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 2 साल पहले, और आज कोई घटना घटी, उसमें लगता है कि नहीं इसको बदलकर ये निर्णय दिया जा सकता है, दैट इज द जुडिशियल रिव्यू। या कोई अपील भी कर सकता है एक बार कि हाँ कि इस पे इस तरह की चीजें हो सकती है, तो अगर संज्ञान लेना होगा तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। और आर्टिकल क्या कहते हैं, 124 से आप देखते हो, ठीक है, 147 तक सुप्रीम कोर्ट देखते हो। लेकिन अगर आर्टिकल 32 की बात आती है तो आप फंडामेंटल राइट के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट। और 226 के तहत आप कहां जाते हो? 226 के तहत जाते हो हाई कोर्ट, वो फंडामेंटल राइट के लिए। लेकिन प्रावधान कहाँ है? 124 में। प्रेजेंट टाइम के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो डीवाई चंद्रचूड़ है, ठीक है। डीवाई चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है एसएससी में, जब आप पेपर दे रहे होंगे तो इसी तरीके के प्रश्न मिलेंगे। बस आपका वहां फॉर्मेट दूसरा होगा, इधर कुछ ब्लॉक बने होंगे जिसमें एबीसीडी नंबर लिखा होगा, आपके सामने स्क्रीन होंगी, और आप वहां पर पेपर दे रहे होंगे, ठीक है। तो आप लगातार इसको मित्रों देखते रहें। आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ किस सेगमेंट के क्वेश्चन चाहिए, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, साइंस के, मैं उसके क्वेश्चन लाऊंगा आपके सामने, ठीक। अगला है, भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक हासिल करने की घोषणा करी है? 2025, 40, 55 या फिर 2070? तो यहां पर क्या है कि भैया 2070 तक की, अभी किसने घोषित किया था भाई? ये नरेंद्र मोदी साहब ने कहा 2070 तक। व्हाट इज द कार्बन न्यूट्रल, जीरो इमिशन कैसे हो सकता है भाई? देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्लांट भी तो लगाएंगे। को सर प्लांट लगाने से क्या होगा? भैया प्लांट लगाने से इसके नीचे छाया होगी? नहीं। देखिए होता क्या है, जब सूर्य से लाइट आती है यहाँ पर, तो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 होती है, और पत्तियों की स्टोमेटा में क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल ये CO2 लेता है, और इधर से पेड़ों में क्या होता है, एक जाइलम नाम का टिश्यू होता है। जाइलम रूट से वाटर लाता है, तो ये सब भोजन बनाते हैं। तो क्या होगा कि CO2 एब्जॉर्ब भी तो हो जाएगा, तो जितना इमिट करे उतना एब्जॉर्ब हो जाए, तो जीरो हो जाएगा। ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जो भी चीज जलेगी आपका CO2 जरूर उत्सर्जित होगा। इंसान जले, कपड़ा जले, लकड़ी जले, कोई भी चीज हो, ठीक है। 2070 तक याद रखिएगा। अगला, किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद स्मारक है? मुंबई है, त्रिवेंद्रम है, पंडिचेरी है, कन्याकुमारी है? आपको बताया यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी, केप कमोरिन। देखिए 12 जनवरी को यहाँ पर क्या होता है कि नेशनल यूथ डे होता है। नेशनल यूथ डे होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर ही होता है। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, इसी से आपको पूछा जाएगा अगर आप ये नहीं याद करेंगे, क्योंकि दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा हैं और आगे भी आते रहेंगे मित्रों। तो आप उसको लगातार देखिए, मेरा पूरा प्रयास है, ठीक। चलिए आगे है, गोवर्धन योजना किसके द्वारा संचालित करी जा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यूनियन मिनिस्ट्री ड्रिंकिंग एंड वाटर एंड सैनिटेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर एंड सैनिटेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित है? देखिए भैया नॉर्मन बोरलॉग जो है, नॉर्मन बोरलॉग ये क्या है कि ये भैया कृषि विज्ञानी थे, ठीक है। कृषि विज्ञानी थे या वैज्ञानिक थे, हम इसको विज्ञानी लिख दे रहे हैं। इन ये क्या थे कि कह सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। वर्ल्ड वाइड ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो ये किससे जुड़े भाई? तो कृषि से जुड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर हो जाएगा। अब देखिए इंडिया में MS स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन क्या है, इनको क्या है कि इस बार आपको पता है कि 2024 में इनको भारत रत्न भी दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है। तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक मानते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक मानते हैं।
हरित क्रांति का जनक। तो हम लोग HYV सीड का प्रयोग किया, हाई यील्डिंग वेराइटी, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, तो HYV सीड्स का प्रयोग किया, ठीक। भारत में एक श्वेत क्रांति भी शुरू हुई थी, श्वेत क्रांति मैंने बताया भी था। और जितने भी रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति, लाल क्रांति, पीली क्रांति, मैंने इसका एक पेज टेलीग्राम ग्रुप पर दे रखा है और इवन टेक्स्ट के माध्यम से भी बता रखा है, तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, नहीं तो आप जीके भाई ब्रजेश सर सर्च करेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। जीके भाई ब्रजेश सर सर्च करिएगा और यही लोगो आपको लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो श्वेत क्रांति के हम जनक की बात कर रहे थे, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। कौन है? वर्गीस कुरियन साहब है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, इन्हीं में से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार है, पुलित्जर है, बोर्जोग है, या इनमें से कोई नहीं? तो पुलित्जर अवार्ड जो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देखिए मैंने हमेशा कहा कि मैं आंसर आपको दिखा देता हूं जिससे कि आप सुकून से बैठ जाएं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ आंसर देखते हैं बट मेरा एक्सप्लेनेशन अलग रहता है। अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स से संबंधित है और ये किसको देते हैं? खिलाड़ियों को देते हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, खिलाड़ियों को देते हैं। अगर वही बात करें, एक अवार्ड होता है द्रोणाचार्य अवार्ड। कौन सा होता है? द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, ठीक है। तो यानी भाई कोच भी तो मेहनत करते हैं, तो उनको भी तो कुछ अवार्ड मिलना चाहिए जिससे कि और भी लोग अप्रिशिएट हो और वो भी अच्छे से अच्छा काम करे ताकि उनको भी अवार्ड मिले, ठीक है। अगला, कार्ले चैत्य कहाँ स्थित है? पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, गांधीनगर। तो कार्ले चैत्य है पुणे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नागर शैली की विशेषता क्या है? चौकोर गर्भगृह, आयताकार, त्रिभुजाकार, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर चौकोर, देखिए होता क्या है कि देखिए ये इस तरीके से चौकोर, एक होता है कि भाई आयताकार बनाया जाए। अब ये मंदिर का प्रांगण है, मंदिर में आगे मंडप होता है और यहां पर क्या होता है? गेट होता है, ठीक है। तो इसको गोपुरम बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर मंदिर में जहां पर वो रखा जाता है उसको बोलते हैं गर्भगृह, जहां पर मूर्ति रखी जाती है, गर्भगृह, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, गर्भगृह सेंटर में होता है, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पूना समझौता कब हुआ था? 1930, 32, 28, 40। तो देखिए भैया 1932 में हुआ था, ठीक है। देखिए अगर 30 की बात करते हैं तो सिविल डिसोबीडियंट, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा, ठीक, सिविल डिसोबीडियंट। 32 में पूना पैक्ट आपको पता ही है, अभी मैंने बताया है। गांधी जी और इनको लेकर बात हुआ था कि भाई B.R. अम्बेडकर साहब कह रहे थे कि भाई हमें एक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, तो गांधी जी का मानना था कि अगर ऐसा होगा तो विभाजन ज्यादा हो जाएगा। तो इन्होंने कहा था कि भाई ठीक, व्यक्ति कोई खड़ा हो, मतलब SC खड़ा हो, लेकिन वोट कोई भी कर सकता है। लेकिन इनका मानना कुछ और था कि भाई जो व्यक्ति खड़ा हो केवल उसी समुदाय के लोग वोट दें, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन भारत आया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। बना कब था साइमन कमीशन? 1927 में बना था, मैंने कल की वीडियो में बताया था। 1940 में आपका कह सकते हो अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव यहां पर आया था। 1942 क्या है? 1942 में भारत छोड़ो, ठीक है। तो कितनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर 1946, 1946 कैबिनेट मिशन, आप सारा याद कर लीजिए, अभी हिस्ट्री का यहीं पर सुपड़ा साफ हो जाएगा, मतलब यहीं पर चीजें क्लियर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो, फिर आपके सामने मैं बता देता हूं 1920। तो इसमें क्या होता है? अगस्त 1920 को शुरू होता है असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग, ठीक। 13 अप्रैल 1919, कल मैंने बात करी थी, लास्ट क्वेश्चन था शायद, तो लास्ट क्वेश्चन से पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहां पर जलियांवाला बाग कांड हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर 1919 में ही एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट, बिना अपील बिना दलील वाला, रॉलेट एक्ट। फिर हमने आपसे बताया 1917 चंपारण, जिसमें नील को लेकर बात हुई थी, अभी गांधी जी ने केक खाया वाली, यहां पर देख लेते हैं। तो ये अब यहां पर देखिए, तो 1918, 1918 में क्या हुआ था भाई? 1918 में यहां पर हुआ था आपका अहमदाबाद। फिर 1919, 1919 में खेड़ा, क्लियर है कि नहीं? फिर 1905 बंगाल विभाजन। अब हिस्ट्री की बात आई तो मैं बता ही देता हूं, बंगाल विभाजन। आप देखिए दोस्तों, टाइम जरूर लगता है हमको बताने में, बट आप अगर लगातार देख रहे होंगे, 1909 मार्ले मिंटो सुधार, कैसे नहीं होगा तैयार? मार्ले मिंटो सुधार, बस थोड़ा लिखते गंदा है।
ठीक है, बट वो भी धीरे धीरे सुधर जाएगा, मॉन्यूमेंटो सुधार हो जाएगा। फिर 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, है ना। तो देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत सारे इवेंट है जो आपको यहाँ पर समझना चाहिए। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको बताया जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ 1932 आंसर हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1919, 1900 सॉरी 1856, 1850, 1860। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 1856 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि आप लगातार अगर आप वीडियो देख रहे हो दोस्तों, तो देखिए आप क्या करिए कि नोट्स बनाते रहिए। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सिर्फ आपने क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर लिखिए और फिर एक्सप्लेनेशन लिख दिए, ऑप्शन नहीं लिखा करिए। नोट्स कैसे बनाते हो भाई? मेरे हिसाब से ऐसे बनना है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, हमने कहा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो आपने प्रश्न डाला, नीचे आंसर लिखा कि सर 1920 में हुआ, या 1 अगस्त 1920 को हुआ। ठीक, आपने डेट डाल दिया। फिर मैंने 3 4 चीजें बताई लाइन से कि भाई कब कौन सा हुआ, आपने लिखा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपने लिखा कि भैया ऐसा है कि चंपारण कब हुआ, 1917 में हुआ। फिर डिटेल लिखा, अगले पेज पे गए, फिर इसी तरह कर। देखिए बहुत अच्छा नोट्स बनेगा, तो प्रयास करिए। और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहां मेरा नंबर भी है, और आप डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि हम आपसे वहां पर चीजें बता देंगे। अगला, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? देखिए ऑप्शन पे आते सीधे, तमिलनाडु। कहां पर पाई जाएंगे? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। टोडा में आपसे बताऊं कि देखिए टोडा में कह सकते हो कि बहुपति प्रथा चलती है, यानी एक महिला है कई आदमियों से शादी कर सकती है। ठीक है, बहुपति प्रथा चलती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नागालैंड में नागा ट्राइब पाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी हैं। ठीक है, गुज्जर बकरवाल भी पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ट्राइब इंडिया में बहुत सारी हैं। ठीक है, जैसे एक अंडमान निकोबार की बहुत पूछी जाती है, अंडमान निकोबार की। तो मैंने कहा था आगे सेंटिनली में सैंपेन जा रही है, आगे सेंटिनली में शैंपेन जा रही है। आप कहोगे सर ऐसा क्या बता रहे हैं आप कि शैंपेन जा रही है? बिल्कुल जाएगी। ओंगे ट्राइब, क्या हो जाएगा? ओंगे ट्राइब। सेंटेनल या सेंटेनली ट्राइब, सेंटेनली ट्राइब। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? शोम्पेन से शैंपेन ट्राइब, है ना, या सोमपेन ट्राइब, सोमपेन, ओ कर लीजिएगा, सोमपेन ट्राइब। और जा रही से जारवा ट्राइब। ठीक है, तो ये सारी ट्राइब हो गई, अंडमान निकोबार की हो गई। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं? जैसे सिक्किम में आप जाओगे तो सिक्किम में आपको भूटिया भी मिलेगा, लेप्चा भी मिलेगा। क्लियर? तो भील कहाँ मिलेंगे? भील राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में मिलेंगे। मीना कहाँ मिलेंगे? मीना राजस्थान में मिलेंगे। सहरिया भी राजस्थान की तरफ मिलेंगे। तो एमपी में गोंड मिलेंगे। संथाल कहाँ मिलेंगे? संथाल आपको मिलेंगे झारखंड में, मैं यहां बता देता हूं। और संथाल ट्राइब की तो हमारे देश की राष्ट्रपति भी हैं, संथाल वहीं की हैं। फिर हलबा, फिर कोरबे, ये दोनों कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। देखिए कितनी सारी हमने ट्राइब भी जान ली है। ठीक है, गारो खासी जयंतियां मेघालय में मिलेंगी, मेघालय है ना ये। तो ये जब अगर आप मेघालय देख रहे हैं, तो मेघालय में क्या मिलेगा? गारो खासी जयंतियां, ये मेघालय में मिल जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अब देखिए ये जैसे अपना प्यारा भारत है, अभी आधा ही बना है। ये पड़ता है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो ये फैला तो कई जगह पर है, यहीं पर आपको देखिए, एक तो छत्तीसगढ़ में ऐसे ही लिखता हूं, उड़ीसा और झारखंड। ठीक, ये 3 राज्य प्रोड्यूसर स्टेट है कोयला के। अब मैं बात करूं, अगर कोयले की बात करें, तो कोयला एक सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, और चौथा है पीट। अब ये घटते क्रम में मैंने बता दिया। आप सीरियल का किसी न किसी शिफ्ट में आप इसको पाएगा, और देखिएगा अगर मिलता है तो आप हमसे बिल्कुल कमेंट करिएगा कि हाँ सर बिल्कुल मिला था। तो ये बेस्ट क्वालिटी का होता है, और ये सबसे पिट मतलब पिटा हुआ, वर्स्ट क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और बिटुमिनस इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है। देखो 98% कोल छोटा नागपुर में मिलता है, और बिटुमिनस कोयला ही 98% मिलता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और दूसरी बात, भारत कुंभ में जो छोटा नागपुर का पठार है, खनिजों का भंडार कहते हैं, इसे रूर ऑफ इंडिया कहते हैं। रूर ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि देखो, रूर एक क्षेत्र पड़ता है जर्मनी में, तो वहां पर भी कोयला और लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो ये लोहे में भी रिच है। तो रूर कौन सा क्षेत्र है? छोटा नागपुर का क्षेत्र है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन 4 5 राज्यों में ये फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, मुदियट्टा लोकनृत्य किसका है? असम, छत्तीसगढ़, केरल या रायपुर? तो ये क्या हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। अच्छा, ये आपका क्या है? लोक नृत्य है, जिसको हम फोक डांस कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं क्लासिकल डांस की, तो क्लासिकल डांस में आपका आता है मोहिनी अट्टम आ जाता, और क्या आ जाता है? और कथकली आ जाता है। कथक
कली आ जाता है। क्लियर? ये केरल के हो जाते हैं। 8 क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस में हमने काफी बात करी है। बीमा नियामक एवं विकास जो आईआरडीए की बात हो रही है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय यानी हैदराबाद, असम, लखनऊ, पटियाला। तो ये कहाँ मिलेगा? हैदराबाद में। ठीक है। तो अब तो देखिए यहां पर क्या हो गया कि इतनी सारी चीजें हो गई, हम लोगों ने डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी लगातार चीजें। ठीक है, हम लोग ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे जब मिलेंगे तो वहां पर चीजों का डिस्कस और करेंगे। ठीक है, तो जो वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें और कमेंट करें, बताइए कि यहाँ पर आपको और किस सब्जेक्ट की क्लास की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मैं बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, तो काम पसंद आया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज टू सब्सक्राइब। और यहाँ पर क्या है कि आपको मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि चीजें अच्छी मिलें और आप अच्छा बेस्ट कर सके जीएस में। ठीक है, करंट की भी वीडियो आ जाएगी समय से, तो आप लगातार देखते रहें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।